उत्तर प्रदेश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, नया प्रशासन हरकत में आया। इस बार सीधा निशाना था मुख्तार के नेटवर्क की जड़ें। एक बहुत ही सुनियोजित क्रैकडाउन शुरू हुआ। पुलिस ने एक एक करके उसके 292 गुर्गों की पहचान की। गैंग की सबसे बड़ी ताकत रहे 175 हथियारों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए और अलग अलग थानों में 160 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। जो मुकदमे सालों से धूल फांक रहे थे, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। 3 दशकों से खड़ा वो खौफ का ढांचा अब बुरी तरह चरमराने लगा था। और चोट सिर्फ कानूनी नहीं थी, सबसे बड़ी चोट की गई उसके आर्थिक साम्राज्य पर। प्रशासन ने एक्सटॉर्शन और अवैध तरीकों से बनाई गई 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया या फिर उन पर सीधे बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही उसके करीब 200 करोड़ के अवैध कारोबार को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक जीता जागता और सच कहें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास है। ये कहानी है मुख्तार अंसारी की, एक ऐसा नाम जो दशकों तक सिर्फ और सिर्फ खौफ का दूसरा नाम बना रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देती है, वो है एक शानदार राष्ट्रीय सम्मान वाली विरासत का अंडरवर्ल्ड के घने अंधेरे में डूब जाना, एक बेहद दुखद पतन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इतने सम्मानित परिवार का एक वारिस जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। अब जरा इस बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट यानी इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ एक ऐसी विरासत है जिसमें देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के उपराष्ट्रपति तक शामिल रहे हैं, मतलब एक ऐसा परिवार जिसे पूरे देश में बेहद आदर और सम्मान से देखा जाता था। और दूसरी तरफ उसी परिवार के एक सदस्य की अपनी बनाई हुई पहचान है भारत के सबसे खूंखार माफिया राजनेताओं में से एक के रूप में। देखिए, ये सिर्फ एक अपराधी के उठने और गिरने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित विरासत के पूरी तरह से तबाह हो जाने की। भाग 1, राष्ट्रीय सम्मान की विरासत। आइए इस गौरवशाली इतिहास के 3 मुख्य स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। पहले हैं मुख्तार के दादा, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अब दूसरे कॉलम को देखिए, ये हैं उनके चचेरे नाना, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने नौशेरा सेक्टर में जो अदम्य साहस दिखाया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो देश के लिए शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें लायन ऑफ नौशेरा कहा गया। और तीसरे, मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी, जिन्होंने पूरे 10 साल तक लगातार 2 कार्यकालों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। इतने पढ़े लिखे, इतने सम्मानित परिवार से आने के बाद लाजमी है हर किसी को यही उम्मीद थी कि मुख्तार भी इसी महान राष्ट्रीय विरासत को आगे बढ़ाएंगे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाग 2, अंडरवर्ल्ड में प्रवेश। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ अलग ही था। अपराध का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट, एक सिस्टम काम कर रहा था। इसे हम बाहुबली प्लेबुक कह सकते हैं। इसका एक सीधा सा पैटर्न था। स्टेप 1, सड़कों पर अपनी दबंगई दिखाइए और एक लोकल बाहुबली बन जाइए। स्टेप 2, इसी खौफ का फायदा उठाकर रेलवे, कोयला और सड़क निर्माण के करोड़ों के सरकारी ठेकों पर कब्जा कर लीजिए। फिर आता था स्टेप 3, जब पैसा और ताकत आ गई तो सीधा राजनीति में एंट्री मारिए। और आखिरी स्टेप, एक बार सत्ता का हाथ सिर पर आ गया तो पुलिस, प्रशासन, कानून सब कुछ आपकी मुट्ठी में। मुख्तार अंसारी ने भी ठीक इसी प्लेबुक को फॉलो किया और पूर्वांचल के खूनी खेल में अपनी एक अलग जगह बनानी शुरू कर दी। और देखते ही देखते ये सब एक कभी खत्म न होने वाले खूनी खेल में बदल गया। बात 1988 की है। गाजीपुर में मखनू सिंह और साहिब सिंह गैंग के बीच सरकारी ठेकों को लेकर भयानक वर्चस्व की जंग चल रही थी। मुख्तार मखनू सिंह गैंग के साथ था। तभी एक सरकारी ठेकेदार सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के पिता का सबके सामने अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, मुख्तार से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर सच्चिदानंद को मौत के घाट उतार दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मुख्तार को हमेशा हमेशा के लिए अपराध के दलदल में खींच लिया। इसके तुरंत बाद खून खराबे का एक सिलसिला चल पड़ा। ब्रिजेश सिंह गैंग ने मखनू सिंह को मारा तो बदले में मुख्तार और साधु सिंह ने ब्रिजेश सिंह के करीबी कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। और फिर 1989 में
ब्रिजेश सिंह गैंग ने अस्पताल में घुसकर साधु सिंह को मारा और उसके गांव जाकर उसके परिवार के 8 सदस्यों का बेरहमी से नरसंहार कर दिया। इस खौफनाक खून खराबे के बाद मुख्तार ने पूरी गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। भाग 3 माफिया राजनेता गठजोड़। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ बयां करता है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया, और इसमें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इन 5 में से 3 चुनाव उसने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए जीते थे। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक तरफ गरीबों के बीच अपनी रॉबिनहुड वाली छवि बनाकर और दूसरी तरफ अपने बेइंतहा खौफ का इस्तेमाल करके उसने पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाईजैक कर लिया था। और ऐसा नहीं था कि उसका ये क्रिमिनल सिंडिकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बिल्कुल नहीं। उसने मुन्ना बजरंगी जैसे अपने खास शूटरों और अलग अलग राज्यों के लोकल गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाकर एक बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया था। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात और यहां तक कि मुंबई के प्राइवेट ऑयल रिजर्वायर तक उसके रंगदारी और अवैध कारोबार के तार फैल चुके थे। अब वो कोई गली मोहल्ले का गुंडा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय माफिया बन चुका था। भाग 4 आतंक का राज। इस दौर में उसके हौसले किस कदर बुलंद थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कानून का डर मानो खत्म ही हो गया था। 1999 में जब लखनऊ जेल के जेलर रमाकांत तिवारी ने उसके गुर्गे पर सख्ती करने की हिम्मत की, तो दिन दहाड़े उनकी हत्या करवा दी गई। सोचिए, 2004 में उसने सेना से चुराई गई एक मिलिट्री ग्रेड LMG यानी लाइट मशीन गन को पूरे 1 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की, और जब STF के डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए पोटा के तहत केस दर्ज किया, तो उन्हें इतना राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा कि केस तो वापस हुआ ही, उन्हें अपनी नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ा। और 2005 के मऊ दंगे, जहां खुली जीप में हथियार लहराते हुए उसके वीडियो सामने आए, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है वो ये आंकड़ा है, 500। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार के हथियारबंद लोगों ने प्रतिद्वंदी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया और AK-47 जैसे ऑटोमैटिक हथियारों से महज कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी गाड़ी पर 500 राउंड गोलियां बरसा दी गईं। 500 राउंड। और उन 500 राउंड में से 67 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर को छलनी कर गईं। 67 गोलियां। इस भीषण और बर्बर हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही जान चले गई। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे एक भूचाल ला दिया था। इसने पूरी तरह से साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी का गैंग खौफ कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतने गंभीर अपराधों के बाद तो जेल में उसकी जिंदगी नर्क हो गई होगी, पर असलियत बिल्कुल उलट थी। जेल उसके लिए कोई सजा की जगह नहीं, बल्कि एक महफूज और लग्जरी रिजॉर्ट जैसी थी। गाजीपुर जेल में ताज़ी मछली खाने का मन हुआ तो अंदर ही तालाब खुदवा लिया। बैडमिंटन खेलने का शौक था तो जेल में ही प्राइवेट कोर्ट बनवाया गया, जहां जिले के बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ खेलते थे। और बाद में जब वो पंजाब की रोपड़ जेल में रहा तो 25 कैदियों वाली पूरी की पूरी बैरक सिर्फ उसके लिए प्राइवेट कर दी गई। यहां तक कि उसकी सेवा करने के लिए उसके अपने गुर्गे जानबूझकर छोटे मोटे अपराध करके जेल में आ जाते थे ताकि वो उसके पास रह सकें। ये हमारे सिस्टम की पूरी तरह से विफलता का सबसे बड़ा प्रतीक था। भाग 5 साम्राज्य का पतन। लेकिन कहते हैं ना कि हर साम्राज्य का एक दिन अंत जरूर होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, नया प्रशासन हरकत में आया। इस बार सीधा निशाना था मुख्तार के नेटवर्क की जड़ें। एक बहुत ही सुनियोजित क्रैकडाउन शुरू हुआ। पुलिस ने एक एक करके उसके 292 गुर्गों की पहचान की। गैंग की सबसे बड़ी ताकत रहे 175 हथियारों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए और अलग अलग थानों में 160 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। जो मुकदमे सालों से धूल फांक रहे थे, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। 3 दशकों से खड़ा वो खौफ का ढांचा अब बुरी तरह चरमराने लगा था। और चोट सिर्फ कानूनी नहीं थी, सबसे बड़ी चोट की गई उसके आर्थिक साम्राज्य पर। प्रशासन ने एक्सटॉर्शन और अवैध तरीकों से बनाई गई 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया या फिर उन पर सीधे बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही उसके करीब 200 करोड़ के अवैध कारोबार को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश था कि अब अपराध से कमाया गया एक एक पैसा भी सुरक्षित नहीं बचने वाला। जब दबाव बढ़ने लगा तो अपनी जान बचाने के लिए मुख्तार ने पंजाब की जेल में पनाह ली और यहां शुरू हुई एक बहुत बड़ी अंतर्राज्यीय कानूनी लड़ाई।
यूपी पुलिस ने उसे वापस लाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 26 बार वारंट भेजे, लेकिन पंजाब सरकार हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टालती रही। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश की बांदा जेल भेजने का सीधा आदेश दे दिया। और फिर आया 28 मार्च 2024 का दिन। बांदा के एक मेडिकल कॉलेज में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। हालांकि उसके परिवार ने जेल प्रशासन पर उसे खाने में जहर देने जैसे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट ही बताया गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के एक बेहद काले, खौफनाक अध्याय का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस पूरे सफर के आखिर में हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास देश के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक की शानदार विरासत थी, जिसके पास समाज में बदलाव लाने का, कुछ बहुत ही बेहतरीन करने का मौका था, उसने क्या चुना? उसने चुना हिंसा, अपराध और आतंक का रास्ता। और अंत में उसे क्या मिला? 3 दशकों तक फैला वो खौफनाक साम्राज्य, वो बाहुबल, अंततः पूरी तरह से बिखर कर राख में मिल गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गलत रास्ते पर चलकर हासिल की गई ताकत सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ले जाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत